रिफाइनिंग, ओके। अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग an impure metal using electric current। देखो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके यदि एक इम्प्योर मेटल को प्योर फॉर्म में बदले तो उस प्रोसेस को वी कॉल एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ओके। रिफाइनिंग में बेसिकली चलो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, देखते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में हम लोग करेंगे क्या? बेसिकली हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल लेंगे, उस इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में we will take एनोड, ओके। एनोड भी कॉपर की होगी और कैथोड जो लेंगे वो भी कॉपर की होगी, ओके। अब इसकी कनेक्शन की जाएगी, गॉट इट। जो सॉल्यूशन लेंगे हम लोग इसमें कॉपर सल्फेट का एसिडुलेटेड सॉल्यूशन लेंगे, मतलब कॉपर सल्फेट का थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड मिला ताकि कंडक्टेंस अच्छी रहे, ठीक है। दिस इज एसिडुलेटेड कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। थोड़ा सा एसिड है और कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, गॉट इट। देखिएगा तो एनोड हम लोगों ने लिया है इम्प्योर, ध्यान दीजिएगा एनोड में हमेशा इम्प्योर रहेगा, इम्प्योर वाला मेटल को हमेशा आप एनोड बनाओगे, ओके। कैथोड एक थिन स्ट्रिप लेंगे, दिख रहा है आपको, जो कैथोड एक पतली सी स्ट्रिप है, कैथोड विल बी थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, गॉट इट। और इलेक्ट्रोलाइट तो यही यूज कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट एक्वस, ओके। तो इलेक्ट्रोलाइट दिस वन, ओके, इसी की इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। अब बेसिकली जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो होगा क्या, कि जो कॉपर 2+ आयन, ध्यान से देखो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, ये एनोड है, एनोड भी कॉपर की है, कैथोड भी कॉपर की है। जब आप करंट पास करोगे तो बेसिकली आपको मालूम है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो एनोड पे जो कॉपर पड़ा हुआ है उससे निकलेगा कॉपर, और कॉपर बनेगी Cu2+ plus 2 electron minus, this will be the reaction at the anode, okay। अब देखो Cu2+ तो आ गई सॉल्यूशन में, गॉट इट। अब यही Cu2+ रेड्यूस होना चाहेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लीव प्लस इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए यहाँ जाएगा, तो कैथोड में बेसिकली जो Cu2+ सॉल्यूशन में आया है वो Cu2+ जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cu सॉलिड बनके यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट, आस्ते आस्ते कॉपर इस पे डिपॉजिट होती रहेगी और ये वाला रॉड आपका मोटा होती जाएगा और ये वाला रॉड आस्ते आस्ते पतली, ये रॉड आस्ते आस्ते पतला होता है, ओके। क्योंकि Cu2+ निकल रहा है तो कॉपर उससे निकल रही है, कॉपर बार बार निकल के यहाँ पे डिपॉजिट होती जाएगी
प्योर वाली प्योर, तो प्योर कॉपर आपको वहां पे मिलता है। तो इस तरह हमको प्योर कॉपर मिल जाती है, प्योर कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, ठीक है ना। तो कैथोड पे डिपॉजिट हो गई तो कहानी सेट हो गई, इससे सिर्फ कॉपर निकल रहा है, डिपॉजिट हो रही है। ओके, तो ये तो कहानी हो गई कि इम्प्योर वाला चलो इधर डिपॉजिट हो रहा है, तो इस रॉड पे जो हमें मिलेगा प्योर कॉपर से मिलेगा। और इसमें बहुत कुछ होता है, वो ध्यान है। देखो इम्प्यूरिटीज जो होंगे इसमें जिंक भी होगी, आयरन भी होगा, तो वो सारे इम्प्यूरिटीज के साथ क्या होता है, इम्प्यूरिटीज सच एज जिंक एंड आयरन। मुझे एक बात बताओ, जिंक और आयरन की ऑक्सीडाइज होने की जो क्षमता है वो अच्छी है कि खराब है? अच्छा है। जिंक और आयरन की जो ऑक्सीडाइज होने की क्षमता है वो अच्छी है कि खराब है? अच्छा है। अच्छा अच्छी है। तो होता क्या है, जो थोड़ा मोड़ा जिंक और आयरन इसमें है वो क्या होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में आ जाता है। अंडरस्टूड? गॉट इट? वो भी इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में आ जाता है। बट जहां रिडक्शन की बात होती है, कैथोड पे तो रिडक्शन होता है, तो कैथोड पे ना जिंक आयन ना आयरन आयन जा पाता है, क्योंकि कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल है काफी हाई है। ओके, तो इम्प्यूरिटीज सच एज, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इम्प्यूरिटीज सच एज जिंक एंड आयरन जो इजीली ऑक्सीडाइज होती है उसके साथ क्या होता है, तो दे रिमेन इन सॉल्यूशन एज आयन, दे रिमेन इन सॉल्यूशन एज आयंस। ओके, ये इजीली ऑक्सीडाइजेबल, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, बट बहुत कम है तो ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद कॉपर भी ऑक्सीडाइज होती है, उसके बाद पर कॉपर तो फट से रिड्यूस हो जाता है, पर ये सब रिड्यूस नहीं हो पाएगा, ये सॉल्यूशन में स्टेबल है, आयन सॉल्यूशन में स्टेबल होती है, वो स्टेबल रहता है अपना सॉल्यूशन। ओके, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आप सभी को मालूम होगा कि एक एनोड मड एक चीज है, सबने पढ़ा है जूनियर क्लास में कि एनोड मड क्या होती है। यस देखो क्या है, Cu2+ निकला, उधर चला गया, जिंक आयन, आयरन आयन निकला, सॉल्यूशन में रह गया। बट यहाँ पे और कुछ आप चीज देखोगे, इम्प्यूरिटीज, यहाँ पे कुछ इम्प्यूरिटीज डिपॉजिट होती है, दैट इज नोन एज एनोड। तो मुझे कोई बता सकता है कि एनोड मड क्या प्योरली यूजलेस चीज है कि कोई काम का चीज होगा उसको? एनोड मड क्या प्योरली यूजलेस चीज होगा कि कोई काम की चीज है? एनीबॉडी? देखो बेटा, एनोड मड बेसिकली डेफिनेशन पहले देख लो, द इम्प्यूरिटी कलेक्टेड एट द बेस ऑफ एनोड। तो वो बेसिकली पूरी वेस्ट नहीं होती है, क्या होता है, कॉपर का जो माइनिंग होता है ना जहां पे, तो कॉपर के साथ इंप्यूरिटी के रूप में सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम भी रहता है। तो एक्चुअली सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम क्या ऑक्सीडाइज हो सकता है? प्लेटिनम की तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत कम होती है, वो ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं। होता है क्या बेसिकली बेटा, कॉपर तो निकलता है तो कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, जिंक निकला वो तो आयन बन के सॉल्यूशन में है, आयरन भी आयन बन के सॉल्यूशन में है। बट ये सारा जब कहानी हो जाता है तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जो ऑक्सीडाइज नहीं होती है वो एनोड मड की तरह बैठ जाती है, नीचे गिर जाती है, और उसको फिर हम लोग छान छून के निकाल लेते हैं और हमें सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम भी मिल जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग impurities collected at the base of anode को हम एनोड मड बोलते हैं, और they contain gold, silver and platinum, ठीक है ना। उसमें क्या रहती है, they contain gold, silver and platinum। और क्यों वो रहती है, क्योंकि they are not oxidized, they are not oxidized। ओके, वेरी सिंपल, दिमाग में रखना है कि ऑक्सीडाइजेबल इंप्यूरिटीज के क्या के साथ क्या होता है, तो ऑक्सीडाइजेबल इंप्यूरिटीज के साथ ये कहानी होती है, वो सॉल्यूशन में आयन की तरह रहती है। नॉन ऑक्सीडाइजेबल इंप्यूरिटीज क्या होती है, वो एनोड मड की तरह
एनोड के नीचे बैठ जाती है, बाद में उसको छान के। आई सपोज द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यहाँ पे हमें प्योर कॉपर भी मिल गया, ठीक है ना, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट ये कहानी भी मिल गई। ओके, किसी को कोई दिक्कत यू कैन आस्क मी फ्रॉम हियर, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सी टॉपिक है। सर ब्लू पेन से क्या लिखे हैं सर? क्या बोल रहे बेटा? सर ब्लू पेन से क्या लिखे हैं? एसिडुलेटेड। एसिडुलेटेड कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में थोड़ा सा हम लोग H2SO4 मिला देते हैं ताकि कंडक्टेंस हाई रहे, ठीक है। समझ आई सबको? आगे बढ़े, चलिए स्क्रीनशॉट एक ले लो जल्दी से फटाक से इसका, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि हम लोग लोहे का इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं? कोई बता सकता है? रश से बचाने के लिए। ऊपर हम लोग सोना का रंग क्यों चढ़ाते हैं? उसको भी उससे बचाने के लिए सर, AGS जो बन जाता है। सोना का रंग इसलिए चढ़ाते हैं ताकि थोड़ी उसकी ब्यूटी भी बढ़ जाए, उसकी जो लस्टर है वो बढ़ जाए, अच्छा लगे देखने में। तो एक चीज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ओके। ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, the coating of one metal on another metal। देखो, एक मेटल के ऊपर यदि आप कोई दूसरा मेटल का कोट चढ़ा देते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ओके। यदि एग्जांपल के रूप में देखा जाए तो आयरन इज कोटेड विथ जिंक, टिन, निकल to prevent from rusting, to prevent from rusting। यदि आयरन के ऊपर जिंक, टिन या निकल का कोट चढ़ा दिया जाए तो आयरन में जंग नहीं लगता। वहीं सिल्वर is coated with gold to enhance luster, है ना। गोल्ड की लस्टर ज्यादा अच्छी है, चमक ज्यादा अच्छी है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर के ऊपर में गोल्ड का पानी चढ़ाते हैं। और तो हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला काम करते हैं ताकि हमें एक खूबसूरत चीज मिल पाए और दूसरा उसकी प्रोटेक्शन भी हो सके कुछ केसेस। तो चलो हम लोग एक केस देखते हैं, पहला वाला केस 1, और बाकी दूसरा तो आप समझ ही सकते हो बहुत इजी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आयरन देखते हैं। मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल में बता रहा हूँ, बहुत इजी चीज है, समझ सकते हो आप लोग। इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल लेंगे, ओके, उसमें एक एनोड रहेगी, एक कैथोड रहेगी। अब आपके जनरल लॉजिक से मैं पूछ रहा हूं कि एनोड पे मैं किसको रखूं, जिससे करूंगा कि जिसको करूंगा? एनोड पे किसको रखूं? जैसे मुझे आयरन का करना है तो एनोड पे आयरन को रखूंगा, कैथोड पे आयरन को रखूंगा? एनोड पे आयरन, सो प्लेट जैसे करना सर, जहाँ पे डिपॉजिट होता है। तो आयरन का करना है तो कैथोड बनेगी आयरन। क्यों? क्योंकि देखो डिपॉजिट तो कैथोड पे होता है ना चीज, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इधर से निकलेगा कुछ और इस पे डिपॉजिट होगा। यदि लोहे का कैथोड रहेगा तो इधर से निकलेगा कुछ और इस पे डिपॉजिट होती रहेगी। ओके, मैं क्या करता हूँ, निकल से करता हूँ, ठीक है ना। एनोड बना लिया मैं निकल का और कैथोड बना लिया मैं आयरन का, और एनोड विल बी द मटेरियल from which plating is done, from
फ्रॉम विच, जिससे हमें कोटिंग करना है, और ये वाला क्या है, द मटेरियल ऑन विच प्लेटिंग इज डन। जिसपे करना है उसको कैथोड और जिससे करना है उसको एनोड। अब देखो बेसिकली क्या होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन भी उसी का लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट मैं लेता हूं निकल सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लेता हूं, ओके। इलेक्ट्रोलाइट एनोड वाली ही रहेगी, एनोड की सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक। तो क्या होगा, यहां से निकल निकलेगा, तो जब निकल निकलेगा तो क्या होगा, एनोड में रिएक्शन देगी, निकल यहां से निकलेगी तो Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो Ni2 प्लस जब सॉल्यूशन में आएगा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए यहाँ पे जाने का कोशिश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा यहाँ पे जाके, तो कैथोड पे बेसिकली यही Ni2 प्लस जो सॉल्यूशन में आई वहां गई और 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और Ni बन के डिपॉजिट होना शुरू हुआ। या जीवी रहेगा तो इस पे एक कोट बनता चला जाएगा, ठीक है ना। अंडरस्टूड, बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ सकते हो। यही दिमाग रखना है कि जिस पे करना है उसको कैथोड बनाएंगे, जिससे करना है उसको एनोड बनाएंगे, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयन बनेगा और आयन यहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, डिपोजिट होते जाएगा, कहानी खत्म है, हमें मिलता जाएगा डिपोजिशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग होते जाएगी। समझ आ गई, बहुत सिंपल में। आगे बढ़े कि कुछ पूछना है Yes, किसी को, sir. कोई डाउट यहाँ पे? Anybody having problem? No. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द टॉपिक इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो इससे काफी सिंपल लेवल के क्वेश्चन सेट होते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं काफी सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं और बहुत इजीली बनते हैं क्वेश्चंस। तो ध्यान से देखिएगा, काफी स्कोरिंग पोर्शन है। इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करते हैं, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो कुछ ना कुछ डिपॉजिट होती है, हम लोगों ने देखा, या कोई ना कोई गैस लिबरेट होती है, जो हम लोग लास्ट क्लास में देखे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो गैस लिबरेट होती है या जो चीज डिपॉजिट होती है वो कितने अमाउंट में डिपॉजिट होगी, या बोलने का कितने क्वांटिटी में डिपॉजिट होगी, वी विल स्टडी इन दिस सेक्शन। तो इसके बेसिक्स जिसने सबसे पहली बार डिस्कस किया था, ही वाज फैराडे, एंड फैराडे गेव सम लॉज known as Faraday laws of electrolysis. Okay, ध्यान से समझिएगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होती है इलेक्ट्रोलाइसिस की, उसके बारे में जो नियम दी गई थी वो दिया गया था फैराडे के द्वारा। ओके, अब देखिएगा जो लॉ है वो क्या है, हम लोग देखते हैं। फर्स्ट लॉ, फैराडे का पहला लॉ, ओके, ध्यान से देखिएगा। द क्वांटिटी ऑफ या बोलो द अमाउंट ऑफ substance deposited / liberated
at an electrode is directly proportional to the amount of, या बोलो to the quantity of electricity passed. देखो आराम से देखिएगा इसको कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कोई भी चीज का कितना अमाउंट, ध्यान से सुन लो, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कोई भी चीज का कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि कितना करंट आप पास करते हो इलेक्ट्रोलाइट से। ओके, वेरी सिंपल में कोई भी चीज का कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना करंट आप पास करते हो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से। ओके, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब देखो समझना ध्यान से। सपोज करो कि मैं Q अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया, और चार्ज का पास होना मतलब करंट का ही पास होना। मैंने Q अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया और M मास डिपॉजिट हुई। यदि मैं अमाउंट ऑफ चार्ज को डबल कर देता हूं तो मास जो डिपॉजिट होगा वो कितना होगा, कोई बताओ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितना होगा? डबल हो जाएगा, सिंपल सी बात है, डबल हो जाएगी। चार्ज डबल कर दिया तो मास डिपॉजिट भी डबल हो जाएगी। यदि मैं चार्ज जो पास किया उसको हाफ कर दिया तो जो मास डिपॉजिट होगी वो कितनी होगी? हाफ हो जाएगी। बहुत सिंपल नहीं? ओके, नाउ यू विल सी वन थिंग। मैं लिखता हूं ऐसे, मास इज प्रोपोर्शनल टू Q। ओके, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मास डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। Q को मैं IT लिख सकता हूं ना, आप लोगों ने पढ़ा है I इज इक्वल टू Q बाई T, पढ़ा है ना? Yes. तो चार्ज को मैंने लिख दिया करंट इनटू टाइम। तो जो मास डिपॉजिट होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना करंट कितना समय के लिए आप पास कर रहे हैं। यदि मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाऊं, ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा के मैं एक कांस्टेंट लगाऊं तो दैट विल बी इक्वल टू ZIT। ओके, अब आपको ध्यान देना है कि I जो है करंट है, यू शुड टेक इन एम्पियर। करंट को हमेशा एम्पियर में लेना है। चलो जल्दी कोई बताओ तो करंट का सीजीएस यूनिट क्या है? किसी को करंट का सीजीएस यूनिट नहीं मालूम है क्या? एनीबॉडी? बायोट। ओके, द सीजीएस यूनिट ऑफ करंट इज बायोट। जो भी हो रहने दो, हमें यहाँ पे मतलब रखना है जो करंट आपको यूनिट यहाँ पे लेना है दैट इज एम्पियर में लेना है और टाइम को आपको सेकंड में लेना है। ओके, इस जेड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, एंड M is mass deposited। बड़े, अब यदि किसी को बोला जाए कि बेटा आप इस Z को डिफाइन करो, इस Z को आप डिफाइन करो, यदि आपको बोला गया Z बोले तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करो, तो मान लो कि मैं 1 एम्पियर करंट पास कर रहा हूं 1 सेकंड के लिए। जल्दी से कोई मुझे बताएगा जब मैं 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास करता हूं तो कितना चार्ज फ्लो होता है? 1 कूलम चार्ज फ्लो होती है। ओके, अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगी टू मास डिपॉजिटेड इफ
1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। डेफिनेशन पूछी जाती है स्कूल एग्जामिनेशन में। Z is amount of substance deposited per coulomb. deposited / liberated when 1 ampere current is passed for 1 second or 1 coulomb charge is passed। देखो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। 1 एम्पियर करंट को 1 सेकेंड से पास करने के लिए, सॉरी 1 एम्पियर करंट यदि आप 1 सेकेंड के लिए पास करते हो तो कितना मास डिपॉजिट होता है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, Z इज कितना कितना कोई सब्सटेंस डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है जब 1 एम्पियर करंट आप 1 सेकेंड के लिए पास करो, या दूसरे भाषा में ये भी बोल सकते हो कि 1 कूलम चार्ज पास करने से जितना मास डिपॉजिट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल। ओके, क्योंकि 1 एम्पियर करंट यदि 1 सेकेंड के लिए पास करोगे तो 1 कूलम चार्ज होगा। दैट इज द सेम। आई सपोज दिस पार्ट इज क्लियर, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। किसी को कोई डाउट तो पूछ लो मुझसे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। एनी प्रॉब्लम, एनीबॉडी, किसी को कोई दिक्कत? बेटा बोलो, कोई दिक्कत तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़े। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो जल्दी से, इक्वेशन याद रखना। इसके न्यूमेरिकल आज हम लोग करेंगे, m is equal to ZIT। ओके, नेक्स्ट वी विल सी फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडे का दूसरा नियम देखेंगे। when same quantity of electricity is passed through solution of different electrolyte, then the amount of substance deposited is in ratio of their equivalent weight। ओके, ये लॉ देखना थोड़ा समझने की चीज है। तो ये डेफिनेशन पार्ट या लॉ को हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हम लोग समझते हैं कि ये लॉ क्या बोलने का कोशिश कर रहा है। ओके, आराम से पहले देखिएगा। देखो बेटा, 3 सेल है मेरे पास, सपोज करो सेल ए, सेल बी, सेल सी। आप मुझे बताओ कि मैं चाहता हूं कि तीनों से इक्वल करंट पास हो, तो मैं इनको सीरीज में कनेक्ट करूं कि पैरेलल में कनेक्ट करूं? सीरीज में। करंट सेम सीरीज में फ्लो करती है। ओके, मानो मैं इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट,
ओके, अब सीरीज में कनेक्ट किया तो सेम करंट फ्लो करेगी। तो डेफिनेशन के पास हम लोग पहुंच रहे हैं थोड़ा। व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, when same quantity of electricity is passed through solution of different electrolyte, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट होगी, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, तीनों से मैं सेम करंट पास कर रहा हूं। कैसे पास कर रहा हूं? तीनों को सीरीज में कनेक्ट। ओके, देन द इसकी जितनी अमाउंट लिबरेट होगी, सपोज करो इसका एक्स इक्विवेलेंट लिबरेट हुआ, तो इसकी भी एक्सी इक्विवेलेंट लिबरेट होगी और इसकी भी एक्सी इक्विवेलेंट लिबरेट। बोलने का मतलब ये है कि यदि सेम करंट आप डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से पास कर दो तो सबके इक्वल इक्विवेलेंट्स डिपॉजिट होंगे। ओके, 5 एम्पियर करंट यहां से पास किया, 5 एम्पियर यहां से किया, 5 एम्पियर यहां से किया, तो मानो इसका एक्स इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा तो इसका भी एक्स इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, इसका भी एक्स। वेरी सिंपल। ओके, अब देखो मैं इक्वेशन बनाता हूं। सपोज करो इसमें था कॉपर सल्फेट और इसमें थी सिल्वर नाइट्रेट। ओके, और इसमें था KCl। ओके, एक्वस सॉल्यूशन है सबका। तो देखो क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका वेट ऑफ कॉपर, weight of copper deposited डिवाइडेड बाय, मैं किसी दो को पकड़ूंगा, ठीक है ना, रेशियो बनाने के लिए कोई दो ही पकड़ता हूं, पहले इन दोनों को। वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, यहां पे कॉपर सल्फेट है तो कॉपर ही डिपॉजिट होगा। वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, सिल्वर डिपॉजिटेड will be equal to equivalent weight of copper divided by equivalent weight of silver। ओके, दोनों प्रोपोर्शनल होगा तो प्रोपोर्शनैलिटी तो कट ही जाएगी, इक्वल टू दिस। तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर के बराबर होगा। वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ओके, अब चाहो तो आप इसका और इसका रिलेशन जोड़ सकते हो। वेट ऑफ silver deposited divided by weight of potassium deposited will be equal to equivalent weight of silver divided by equivalent weight of silver। ओके, किसी भी दो का आप रिलेशन जोड़ लो, आपको एग्जाम में एक दिया रहेगा, बोलेगा कि कॉपर इतना डिपॉजिटेड, बोलेगा कॉपर इतना डिपॉजिटेड है, आप निकालो कि सिल्वर कितना डिपॉजिटेड। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर आपको मालूम होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर आपको मालूम होगा, भेज दो इधर उधर निकाल, या ये दोनों का रिलेशन में कोई एक दिया रहेगा, निकालो आराम से। तो दिस लॉ इज वेरी सिंपल, जो बोलता है कि सेम करंट यदि पास किया जाए, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सेम करंट पास की गई है और एक का दे देगा कि इतना अमाउंट डिपॉजिट हुआ, तो दूसरा का निकालो, तो कोई दो का रेशियो पकड़ो और निकाल लो आराम से। ओके, आई सपोज क्लियर है। वेट ऑफ A divided by weight of B deposited will be equal to equivalent weight of A divided by equivalent weight of B, ठीक है ना, वेरी सिंपल। और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला मालूम है कि नहीं सबको? इक्विवेलेंट वेट का कोई फॉर्मूला मुझे बताओ। एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, ठीक है ना। इक्विवेलेंट वेट इज एटॉमिक वेट बाय, दिस वन इज एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, ठीक है ना। इक्विवेलेंट वेट होती है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। तो एटॉमिक वेट तो आपको मालूम ही रहता है कोई चीज का, और वैलेंसी भी उसका मालूम रहता है आपको, तो आराम से आप निकाल सकते। ओके, तो ये लिख लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब सेम अमाउंट ऑफ करंट मैंने पास किया तो जो अमाउंट डिपॉजिट होती है सबकी वो बराबर इक्विवेलेंट वेट में होती है, ठीक है। एनीबॉडी एनी डाउट और शैल आई मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़े? ओके, नोट कर रहे हो, नोट कर लो। अच्छा, मेरी ऑडियो सही जा रही है कि नहीं आप लोग तक? यस सर। ओके, चलिए।
नहीं थोड़ा बारिश हो रहा तो मुझे लगा, चलिए मिटाते हैं इसे। अब देखो इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल होता है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगता है वो देखना ध्यान से। 1 mole of electron carries charge nearly equal to dash coulomb or dash Faraday. 96500 और 1 फैराड। यस, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो कैरी करती है रफली 96,500 कूलम, या उसको हम लोग 1 फैराडे भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको दिमाग में रखना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन यदि आएगा तो उसके साथ इतना कूलम चार्ज आएगा। अब देखिए मानो मेरे पास 1 मोल सिल्वर है, मेरे पास 1 मोल सिल्वर है और मैं चाहता हूं कि मुझे 1 मोल सिल्वर सॉलिड मिले। दिस वन इज 1 मोल Ag प्लस आयन, और मैं चाह रहा हूं कि मुझे 1 मोल Ag सॉलिड मिले, तो मुझे कितना इलेक्ट्रॉन पास करना पड़ेगा? कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? 1 मोल। 1 मोल है ना। एक आयन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 Ag सॉलिड बनेगा, तो 1 मोल Ag प्लस के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो 1 मोल Ag, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, 1 मोल में जो चार्ज फ्लो हुआ 96500 कूलम, तो इसका मतलब मैं एक चीज समझ रहा हूं कि 1 फैरेड, ध्यान से देखो 1 फैरेड चार्ज फ्लो हो रही है, 1 फैरेड चार्ज deposits 1 मोल ऑफ सिल्वर। किसी को कोई दिक्कत यहां पे तो बोलो, समझ गए? चलिए यस सर। अब मानिए Cu2 प्लस मैंने लिया है 1 मोल, और मैं चाहता हूं कि मुझे Cu सॉलिड मिले 1 मोल, तो मुझे कितना इलेक्ट्रॉन पार करना पड़ेगा? 2 मोल, क्योंकि एक Cu2 प्लस को न्यूट्रलाइज करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 Cu मिला। यदि 1 मोल Cu2 प्लस को न्यूट्रलाइज करना है तो हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, अब यहां से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? 1 फैरेड चार्ज deposits हाफ मोल कॉपर। yes dash मोल ऑफ कॉपर। 2 फैरेड, यहाँ पे 2 मोल है तो 2 फैरेड 1 मोल डिपॉजिट कर रही है, तो 1 फैरेड 0.5 मोल कॉपर डिपॉजिट कर रही है। ध्यान से देखना, मानो Al 3 प्लस है, तो ऑब्वियस की बात है, आप सभी को मालूम होगा कि 1 मोल Al 3 प्लस होगा, तो उससे मुझे 1 मोल Al चाहिए, तो उसके लिए मुझे 3 मोल इलेक्ट्रॉन पास करना पड़ेगा, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन में 3 फैरेड चार्ज होगी। तो इससे मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? 3 फैरेड से 1 मोल, तो 1 फैरेड से 1/3। ओके, आई सपोज सबको क्लियर होगा। तो 1 फैरेड चार्ज deposit 0.33 मोल ऑफ एयर। 1/3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, वेरी सिंपल। ये पार्ट सबको समझ आया कि नहीं समझ आया? हाँ ना, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं समझ आएगा आगे। आया सर। आया? यस सर, यस सर। चलिए आगे देखेंगे। अब देखिएगा ध्यान से एक पोर्शन, यदि आपने थोड़ा सा भी स्टोइचियोमेट्री पढ़ा होगा और आपको थोड़ा सा भी याद होगा, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, number of moles into valency is equal to number of equivalents। आई सपोज आपको याद होगा ये फॉर्मूला, आपने यदि स्टोइचियोमेट्री पढ़ा होगा और अभी तक नहीं भूला होगा, दिस वन इज द फॉर्मूला।
नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ओके, देखो मैं बता भी दे रहा हूं, यदि आप लोग भूल गए हो तो बता दो। देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, गिवन मास बाय क्या, वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास। और नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास को आप क्या लिख सकते हो, इक्विवेलेंट मास को आप क्या लिख सकते हो, मोलर मास बाय वैलेंसी। यस, मोलर मास बाय वैलेंसी। ओके, अब मैं क्या करता हूं, वैलेंसी को उठा के ऊपर फेंक देता हूं, ठीक है ना। आप देखिए गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है, मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। तो फॉर्मूला आ गया ना आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, है कि नहीं, आया कि नहीं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ये सबको याद रखना है, बहुत सिंपल चीज है, ये फॉर्मूला भूलना नहीं, तभी ये पोर्शन समझ आए। अब देखो यहाँ पे एक कहानी मैं समझा रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान से देखिएगा बेटा, आप लोग किसी का ऑडियो ऑन है प्लीज बंद कर लो। नंबर ऑफ मोल्स, कॉपर का कितना, सॉरी सिल्वर का कितना डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल, और सिल्वर की वैलेंसी कितनी होती है, एक। तो नंबर ऑफ मोल्स एक है डिपॉजिट और वैलेंसी 1 है, तो 1 into 1 किए तो कितने सारे इक्विवेलेंट्स डिपॉजिट हो रहे एक हैं, इक्विवेलेंट। 1 इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो 0.5 मोल डिपॉजिट हो रहा है, तो 0.5 into कितना, कॉपर की वैलेंसी क्या होती है 2, तो 0.5 into 2 मतलब 1 इक्विवेलेंट इसका भी डिपॉजिट। आप देखो यहाँ पे कितने मोल डिपॉजिट हो रहे हैं, 1 इक्विवेलेंट यहाँ भी 1/3, और वैलेंसी कितनी होती है एल्युमिनियम की 3, तो 1/3 into 3, 1 इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम। तो देखो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि एक फैरेड चार्ज यदि फ्लो कर रही है तो कोई भी चीज का एक इक्विवेलेंट ही डिपॉजिट होगा। यहाँ पे भी एक फैरेड चार्ज है, एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो रही है, तो एक फैरेड यहाँ पे भी है, तो एक इक्विवेलेंट एल्युमिनियम की डिपॉजिट हो रही है। तो इसका मतलब वेरी सिंपल है कि एक फैरेड चार्ज, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, 1 फैरेड चार्ज, 1 फैरेड चार्ज deposits 1 इक्विवेलेंट, या इसको 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी स्पीसीज। बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज से यदि आप 1 फैरेड चार्ज पास करते हो तो उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही डिपॉजिट होगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि 1 फैरेड चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, 1 फैरेड चार्ज डिपॉजिट्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी स्पीसीज। कोई भी चीज से यदि आप 1 फैरेड चार्ज पास करोगे तो उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही डिपॉजिट होगा। और इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए सबको, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी। ओके, आई सपोज सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर है तो बोलो, एनीबॉडी, एनी प्रॉब्लम, नो, नोट डाउन कर लो जल्दी से इसको, फिर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे इंपॉर्टेंट वाला। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो जल्दी से, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं, यस सर। चलिए
एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट aqueous is electrolyzed with copper electrodes. Okay. The concentration of Cu2 plus ion in a solution. Option A increases, B decreases, C remain constant, D none. चलिए बताइए। रिमेन्स कांस्टेंट सर। वेरी गुड बेटा, क्या नाम है, नाम बताओ जल्दी। उमंग अग्रवाल। वेरी गुड बेटा, देखो बहुत सिंपल सी है क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन पूछी गई है, मेंस की क्वेश्चन है। देखो क्या है, कॉपर सल्फेट एक्वस का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर की ही इलेक्ट्रोड्स लगी हुई। कॉपर सल्फेट एक्वस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स, कॉपर की ही इलेक्ट्रोड। पूछा गया है Cu2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या होगा। अब मान लो Cu2 प्लस इसमें आ रहा है, तो जो Cu2 प्लस आ रहा है इसमें, वो फिर तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जा रहा है ना, तो जितनी सॉल्यूशन में आ रही है वो तो फिर डिपॉजिट हो जा रही है। तो Cu2 प्लस जितना आयन में पहले से था, सॉरी Cu2 प्लस आयन जितना पहले से सॉल्यूशन में था उतनी ही रहेगी, क्योंकि जो एनोड से आ जा रहा है वो कैथोड पे डिपॉजिट। सिंपल सी कहानी है। तो सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट aqueous is electrolyzed for mass deposited is equal to ZIT. ओके, ये भी मालूम है, मास डिपॉजिटेड इज E by 96500 into I into T। आप सभी को ये भी मालूम है, E के जगह में एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी into I into T into 96500। आपको निकालना है वैलेंसी, तो उसी से हमें चार्ज पता चलेगा। तो वैलेंसी को सब्जेक्ट का फार्मूला फटाक से बना लो, पहले सब चीज बना लो, फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करो। वैलेंसी इधर, एटॉमिक वेट into I into T divided by M into 96500। ओके, I into T क्या होती है, कूलम चार्ज होती है। एटॉमिक वेट आपको दिया हुआ है 106.4, चार्ज दिया हुआ है 10,800, ठीक है ना। मास डिपॉजिटेड 2.977 को 3 मान लो, खत्म करो कहानी। 3 into 96500। ओके, गॉट इट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 0 कैंसिल कर दीजिए, 0 कैंसिल करो। 106 को मैं 107 ही मान लेता हूँ, छोड़ो ना, मान लेते हैं 106.4 है, उसको मैं 107 मान लेता हूँ। तो 107 को 9 बार करोगे तो 963 है ना, 963 के आसपास। 107 मान लेता हूँ, मान सकता हूँ, रफली चाहिए मुझे। 7 बार में 700, 7 9 63, तो 963 मान लेते, कर दिया। फिर 7 से काटते हैं, 7 1 7 है ना, 7 1 7 30 सॉरी 38, इतना 7 5 35, नहीं सॉरी 9 बार में काटे हैं ना हम लोग, 9 बार में काटे हैं इसको, 9 बार, 9 तो 9 1 9 118, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 डिवाइडेड बाय 3 4, ठीक है। समझ आया कि नहीं समझ आया? सिंपल सी क्वेश्चन थी, थोड़ा सा आप अपना कैलकुलेशन इधर उधर करो, फट से बन जाएगी। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन और नॉट? समझ गए? सिंपल सी थी, वैलेंसी निकालनी थी, सबको पुट करो, आपकी वैल्यू अपने ही निकल जाएगी।
एक थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा लेवल है क्वेश्चन में, तो थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करना बनाने का। जो करंट पास है वो 2 एम्पियर करंट पास है, ठीक है ना। टाइम इज फॉर 50 मिनट्स, ठीक है, थ्रू कॉपर सल्फेट aqueous solution, therefore कॉपर डेपोजिटेड, कॉपर का कितना मास डेपोजिटेड है वो निकालना है, एंड गैस लिबरेटेड, और ये भी आपको निकालना है अमाउंट, गैस लिबरेटेड एंड अमाउंट ऑफ गैस। जरा जल्दी से मुझे ये आंसर देना सबसे पहले, बाकी कैलकुलेशन ऑक्सीजन निकलता है सर। ऑक्सीजन निकलता, बहुत सही, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो तो वाटर कोई गैस पार्टिसिपेट तभी करता है। निकलती है जब मैं कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करता हूँ, क्या था, इनर्ट। इनर्ट इलेक्ट्रोड। यदि कॉपर यदि यूज कर लिया तब तो कॉपर कॉपर ही बनता है ना। यदि कॉपर इलेक्ट्रोड यूज कर दोगे तो कॉपर कॉपर ही बनता है, बट इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्यों? क्योंकि आप सभी को मालूम है कि एनोड पे यदि हम लोग देखें, देखो कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर सल्फेट की यदि इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कौन कौन से आयन आते हैं, Cu2+, SO4 2- और H2O भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का दावेदार होता है। तो Cu2+ की होगी क्या, रिडक्शन, SO4 2- ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। तो बोलने का मतलब है एनोड पे कौन जाएगा, सल्फेट जाएगा और वाटर जाएगा ऑक्सीडेशन के लिए, बट सल्फेट की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इट्स -1.96 और इसकी -0.83। तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा? ऑक्सीडाइज तो कॉपर होगा। नहीं सॉरी, इट्स दैट कौन कैथोड है और एनोड है आपके पास, तो कैथोड पे कौन जा रहा है, सी ऑक्सीडाइज कॉपर क्या होगा, कैथोड देखो रिड्यूस होगा ना। यस सर। कॉपर रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज क्या होगा, देखो कैथोड पे Cu2+, ध्यान से देखो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनेगा, कॉपर Cu बनेगा, है ना। और सल्फेट में और H2O में सिंपल सा दिमाग लगाओ कि कौन ऑक्सीडाइज होगा, वाटर ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, वाटर होगा। वाटर होगा। तो सिंपल सा दिमाग लगाना है ना बेटा, वाटर जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनता है, 4H+ ऑक्सीजन और H। 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन, O2। है ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ये। तो देखो गैस एनोड पे कौन सी निकली है, ऑक्सीजन, ओके, गैस कौन सी निकली है, ऑक्सीजन निकली है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा आपको बैलेंस करना पड़ेगा, देखो 4 इलेक्ट्रॉन निकली है तो इधर भी 4 देना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन को आपको इनटू 2 करना, ओके। तो 4 इलेक्ट्रॉन 2 into 2, 4 इलेक्ट्रॉन गई तो क्या रिएक्शन होता है, ओवर और Cu2+ plus 2H2O, okay, 2Cu2+ plus 2H2O gives 4H+ plus O2 plus Cu, है ना, कितनी Cu, 2 Cu। ये इक्वेशन समझ आया कि नहीं समझ आया सबको? आई सपोज वेरी सिंपल, ये इक्वेशन मैंने सबको बताया था। तो गैस जो लिबरेट होती है, ऑक्सीजन लिबरेट होती है एनोड पे, और कॉपर जो है वो डिपॉजिट होता है कैथोड पे। और मुझे कोई बताओ यहाँ पे कैथोड और एनोड पे जो डिपॉजिट हो रही है उसकी रेशियो क्या है? 1:2। यस, 1:2। और इस रिएक्शन में क्या होता है, पीएच डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है? इंक्रीज होता है, सॉरी डिक्रीज होता है, एसिडिटी इंक्रीज होता है। H+ यदि सॉल्यूशन में बढ़ता है तो एसिडिटी बढ़ती है, और एसिडिटी बढ़ती है तो पीएच घटता है। तो थोड़ी लेवल की न्यूमेरिकल है, ध्यान से सुनो इसको, क्योंकि थोड़ा दिमाग लगाओगे तो पूरा कहानी बन जाएगा। तो ये आपको समझ आएगा। अब ऑक्सीजन कितना लिबरेट हुआ, कॉपर कितना लिबरेट हुआ वो देखना है। तो M इज इक्वल टू, सबको मालूम है क्या होती है, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी into 96500 into I into T,
ये निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? एटॉमिक वेट कॉपर की मालूम है, ओके। करंट जो पास हो रहा है वो 2 एम्पियर, टाइम जो है 50 मिनट्स है, 50 इंटू 60। वैलेंसी कॉपर का कितना होगा जल्दी बताओ यहाँ पे? 2 वैलेंसी कॉपर का 2 होगा, वैलेंसी कॉपर का 2 लेंगे, ओके। 2 इंटू 96500 आराम से निकाल लोगे कितनी मास कॉपर की डिपॉजिट, ऑक्सीजन की कितनी मास डिपॉजिट हुई। सेम फॉर्मूला, एटॉमिक वेट इंटू करंट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय वैलेंसी इंटू 96500। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है कि वैलेंसी ऑक्सीजन का कितना लोगे, ऑक्सीजन का जब निकालोगे कोई मुझे जीरो बता लेंगे सकता ना, है कितना वैलेंसी लोगे? जीरो लेंगे। 0? 2 लेंगे। नहीं, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को। एक वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ या गेन। तो यहाँ पे एक कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब बनता है सी, ठीक है ना। एक कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब बनता है सी, तो कॉपर की वैलेंसी हो गई 2। यहाँ पे वाटर कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ऑक्सीजन बनता है? वाटर कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीजन बन रहा है? 4। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 4 पकड़ेगा, ठीक है ना। सर तो सिंपली अगर मास रेशियो से निकाल ले तो? बेटा आप मास रेशियो से क्यों निकालोगे? एटॉमिक वेट तो आपको मालूम है, बहुत जैसे सिंपल सर से यहाँ पे कॉपर का तो निकाल लेंगे हम लोग। देखो ध्यान से, एटॉमिक वेट इज 16। हाँ आप वो निकाल सकते हो, सेकेंड लॉ लगा सकते हो यहाँ पे, ओके। एटॉमिक वही वेट आपको मालूम है 16 कॉपर का होगी। 2 ग्राम आया। नहीं बेटा 2 ग्राम नहीं आएगा, 1.2 ग्राम आएगा, ठीक है। ध्यान से सुन लो, ये मेथड दूसरा मेथड भी लग सकता है यहाँ पे, पर ये मेथड समझ लो। एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का पुट करो, ठीक है, वैलेंसी पुट करो, करंट पुट करो, टाइम पुट करो, 96500 आराम से लगा सकते हो। सिंपल सी क्वेश्चन है। मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, देखो अभी इस क्वेश्चन को घर में बनाना है, एंड दिस इज द सिंपल मेथड जिससे आराम से बनता है ये क्वेश्चन। एवरीबॉडी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एट होम, सबको घर में बनाना है, इंपॉर्टेंट वर्ड एवरीबॉडी। और मेन मेरा जो मकसद है इस क्वेश्चन में बताने का कि आपको ये ध्यान देना है कि कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, कितना इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड, और कितना इलेक्ट्रॉन आपको वैलेंसी बताएगा वो आपको, ठीक है ना। दिस मेथड यू शुड एम्प्लॉय, और आपको करना है, क्योंकि सेकंड लॉ लगाओगे तो फिर दो अलग सेल थोड़े फंस जाओगे, थोड़ा दूसरा कंडीशन, ओके। दो सेल अलग अलग रहता है तब सेकंड लॉ लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगेगा। सर पीएच कैसे डिक्रीज कराने? पीएच कैसे डिक्रीज करा? H प्लस बन रही है ना, H प्लस Yes, बनता sir. है, हाइड्रोनियम आयन जब बनता है सॉल्यूशन में, जब हाइड्रोनियम आयन बढ़ती है तो पीएच घटती है। एसिड का पीएच क्या होता है? 1 के तरफ होता है ना, ओके। हाँ यस सर, डिक्रीज करें। तो ये क्वेश्चन को एवरीबॉडी विल सॉल्व, सबको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेटा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बना लोगे खुश हो जाओगे नहीं, इस ऐसे लेवल के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करना, ओके। यू शुड डू दिस, और सब करेंगे। यदि कोई बच्चा नहीं करता है तो थिंक यू आर चीटिंग योरसेल्फ, सिंपल सी बात। क्योंकि सिंपल वाला क्वेश्चन बना लोगे, थोड़ा लेवल वाला को नहीं प्रैक्टिस करोगे तो फंसोगे। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1.8 ग्राम ऑफ मेटल is deposited by a current of 3 amperes passed for 30 minutes. Okay. Equivalent weight of metal. Equivalent weight of metal आपको निकालने बोला गया, जल्दी जल्दी निकालो, फटाक से निकालो, सिंपल क्वेश्चन है।
टाइम 50 मिनट्स। सॉल्व दिस, वेरी सिंपल। मेटल का मास दिया हुआ है m is equal to E by 96500 into I into T। सब सॉल्व कर सकते हैं इसको चाहेंगे इजीली। मास आपको इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है तो पहले सब्जेक्ट और फॉर्मूला बना लो, जो पूछा है वही बना लो सब्जेक्ट और फॉर्मूला। E 96500 into मास दिया हुआ है 1.8 डिवाइडेड बाय I दी हुई है 3 एम्पियर्स, टाइम दिया हुआ है 50 into 60 मिनट्स। आराम से सॉल्व करो, सब बन जाएगा। ओके, सॉल्व कर लिए? 19.3 आएगा। यस, गुड। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बनाने आने चाहिए। आई सपोज सब बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये तो मैथमेटिकल पार्ट है, ये आपके ऊपर है। सर 193 आ रहा है। 19.3 है, सॉल्व करना ना, देख लेना, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गई ना? जब इक्विवेलेंट वेट पुट करेगा तो ई पुट करना है, जब आपसे वैलेंसी पूछा जाएगा तो एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी लगाना है और सम्स को बना लेना है। तो बेटा देखो, जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने आज करवाया, आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट, देखो मैं आज दूसरा टॉपिक को टच नहीं कर रहा क्योंकि दूसरी वाली टॉपिक थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन आप लोगों का फिजिक्स में पढ़ाई हो चुका है कि नहीं हुआ है? खत्म हो गया सर। खत्म भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से समझोगे चीजों को। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट आप लोग पढ़ के आना, तो नेक्स्ट क्लास आपको अच्छे से समझ आएगी। और जितना भी क्वेश्चन आपको मैं आज करवाया हूँ उसको अच्छे से सब बनाओगे एक एक करके। ऐसा नहीं है सर ने बता दिया तो हो गया, नहीं, आपको प्रैक्टिस करके आना है। तो थैंक यू फॉर टुडे, वी विल